बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हुनाला अली। नाजरीन, सानिया APS को गुजरे 7 बरस बीत चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस मौके पर मुतासरा ख़ानदानों से यकजहती का इजहार किया और कहा कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के मुतासरीन की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक रोज़ा दौरे पर गिलियत बल्तिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने मुतादिद प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। दूसरी जानिब हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन साहब के इल्ज़ामात पर क्रिमिनल केस दायर करने का फैसला किया है। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया उसका ऐलान किया। कहते हैं कि डेमोक्रेसी समिट में हुकूमत शरीक नहीं होगी, पाकिस्तान शरीक नहीं होगा। इस हवाले से पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के हवाले से आप क्या कहेंगे और क्या ये फैसला पाकिस्तान के लिए बेहतर है? देखिए, अभी आने वाले चंद दिन बहुत अहम है। और एक तो ये कि इस्लामाबाद में वो जो OIC के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें वज़राए ख़ारजा मुख्तलिफ ममालिक के आ रहे हैं, इस्लामी ममालिक के, और साथ ही यूरोपीय यूनियन, P5, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, कनाडा, इनके वज़राए ख़ारजा को भी या नुमाइंदगान ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान उनको भी बुलाया गया। तो इसमें दो तीन बातें अहम। पहली बात तो यह है कि ये तवील अरसे के बाद किसी इस्लामी मुल्क के अंदर कोई क्राइसिस पैदा हुआ है और उसके ऊपर OIC का इजलास हो रहा है। इससे पहले हमने ये देखा है कि इस्लामी मुल्कों के अंदर जो कशीदगियाँ पैदा हुई हैं तो इस्लामी मुल्क ही वहाँ पे प्रॉक्सिस की सूरत में लड़ते रहे हैं। इराक हो या शाम हो या यमन हो, तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगते रहे हैं। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक इस्लामी मुल्क के लिए OIC का इजलास। दूसरी बात यह है कि उसमें फिर परमानेंट 5 भी, और जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा और इंडिया जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। अपनी जो एड है उनकी वहाँ से वो आ रही है पाकिस्तान के रास्ते, और वो उसमें आने वाले दिनों में इजाफा भी होगा। और ये बात भी कल मैंने बात कही थी, मैं दोबारा दोहराऊं कि जो बात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट प्रीमियर शी की, उस दौरान उसके दरमियान इंडिया के हवाले से बात हुई है कि RIC का इजलास दोबारा बुला के और थोड़ा सा, यानी इंडिया जो है वो उसको इंगेज रखा जाए, वो बहुत ज़्यादा अमेरिका की तरफ ना जाए। इंडिया खुद भी नहीं जाना चाहता अमेरिका की तरफ, लेकिन अमेरिका की ज़रूरत इंडिया है और इंडिया की ज़रूरत अमेरिका इसलिए है कि जो ये जो इशू है, जो पाम और फिंगर्स वाला इशू है, ये जो है ये प्रेसिडेंट शी के लिए आप समझ लें एक पॉलिसी, उनका पॉलिसी स्टेटमेंट है कि हमने वो इलाके जो जब कॉलोनीज यहाँ बनी थी और सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, और उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर मुल्क आए, यूरोपीय मुल्क, और आके यहाँ पे लकीरें खींच के चले गए, हम अपने चाइना को वापस लेंगे, वन चाइना पॉलिसी। तो उस पर ताइवान पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और बाकी जो उनके सरहदी मामलात हैं उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उससे कम कहाँ पे जाके मुज़ाकरा शुरू होते हैं, इसका हमें इंतज़ार करना चाहिए, इस दुआ के साथ कि यहाँ पे जंग ना हो, कशीदगी ना हो और मज़ीद इंसानी जाने ना जाएं। ये जो है ना, ये ऐसे ही बस जंगें होती हैं बाज़। यानी मैं अब जैसे सियाचिन है, अब सियाचिन के ऊपर पहाड़ों के ऊपर लोग बैठे हैं और हमारी तरफ से भी ग्लेशियर गिरा पहले एक दफ़ा, और उसके अलावा वहाँ से आप जो हमारे फौजी आते हैं तो आप उनको देखें तो फ्रॉस्ट बाइट और टेम्परेचर उधर से जो है उनके साथ भी ऐसे ही होता होगा। और एक दौर ऐसा आया था, ये जब जनरल कियानी की बातचीत शुरू हुई थी कि किसी तरह से सियाचिन के ऊपर मामलात को हल किए जाएँ, लेकिन फिर वो जो है वो बात अपनी जगह रुक गई। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये बात आगे बढ़नी है। मतलब हमेशा के लिए आप सोचें कि ये अगर कश्मीर बंद रहेगा, कुछ पॉलिटिकल हल तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अफगानिस्तान क्या दुनिया चाहेगी कि खाना जंगी शुरू हो जाए वहाँ पे? कुछ लोग चाहते थे वैसे, तो उसके नतीजे में क्या होता, क्या होगा, क्या हासिल होगा? तो थोड़ा सा जो मैंने पहले भी बात की थी और मैं दोबारा उसको दोहरा रहा हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि जो ये कोविड जो ओमिक्रॉन के बाद एक बार फिर चूँकि पाबंदियाँ आयद होनी शुरू हो गई हैं और बहुत बड़ी तादाद में जनवरी के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में बरतानिया के अंदर जो है वो आज
उनके 78,000 नए केसेस, बहुत ज़्यादा हैं, 78,000 नए केसेस ओमिक्रॉन से आए। और ये जनवरी में जो हाईएस्ट था उनका, जब बहुत ज़्यादा केसेस फैल रहे थे, तो वो उससे 10,000 ज़्यादा हैं, उससे भी 10,000 ज़्यादा केसेस हैं। लेकिन हैविंग सेड इट, और साथ ही फ्रांस ने अपने ये कहा है कि जो गैर ज़रूरी लोग आ रहे हैं बरतानिया से, तो यूरोप के अंदर एक बार फिर जो है वो बंदिश शुरू हो गई होनी। लेकिन इसमें जो अहम बात है कि इसी बंदिश के दौरान ही, यही जब पाबंदियां आयद होंगी और इन्हीं पाबंदियों के दौरान फिर जंगें भी होंगी, क्योंकि कई मुल्कों को और कोई ये बहुत सूट करता है कि उस वक्त जब सिविलियंस के ऊपर चेक हो, लोगों की मूवमेंट्स बंद हों, तो उस वक्त वो जो जंगें होती हैं, इवेंट्स होते हैं, वो तेज़ हो जाते हैं। ये हमने देखा जो लॉकडाउन हुए पिछले 2 सालों के दौरान, और दुनिया बंद हुई और सफ़र रुके, तो उसके दौरान तो 3-4 जंगें जो हैं वो सर पे खड़ी हैं। अल्लाह करे कि वो ना हो, लेकिन बहरहाल वो मतलब है कि मुख्तलिफ मुल्क कहते हैं कि ये इस रियासतें कहती हैं कि इसको यहीं पे ख़त्म करो। एक मामला तो वो है जिसकी मैंने बात की थी कि ईरान और इसराइल का मामला, और उसके ऊपर इसराइल जो है वो उनके जो रबाई हैं, चीफ रबाई, उन्होंने आज कहा है कि अवाम से अपील की है कि दुआ करें कि इस जो ये है ईरान है वो तबाह हो जाए, दुआ करें। तो वहाँ पर इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं। ईरान ने कल वो एक मैप जो दिया था तेहरान टाइम्स का, उसके ऊपर वहाँ पे बड़ा शोर हो रहा है पूरी दुनिया में कि ये पूरी दुनिया में से इसराइल का मीडिया उस पर कर रहा है कि जी ये टारगेट्स हैं तो ये कैसे हिट होंगे, और उसको वहाँ पे जो उनके डिफेंस के लोग हैं बड़ा उसको केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं कि ये मैप जो है ये कहाँ से कौन सा मिसाइल आएगा और कहाँ पे गिरेगा आके। एनीवे, अच्छा, लेकिन एक मैसेज ईरान ने भेज दिया एक अखबार के थ्रू। लेकिन दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो ये बंद होना शुरू हुआ है सारा, ठीक है, ये सारी एकदम से दोबारा इसी के दौरान जंग है। एक वो जंग है इथोपिया की जंग को, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इथोपिया में जो जंग हो रही है वो चाइना अमेरिका है। उसको इस लिहाज से 2-4 बातें तो हम पहले भी कह चुके हैं। हम ये कह चुके हैं कि डैम बन रहा है इथोपिया में, हम ये कहते हैं कि जी वो जिबूती के साथ है सब कुछ। लेकिन ये जहन में रखें कि जो एबे हैं, जो मरकजी हुकूमत है, एबे अहमद, 2 ऐसे नोबेल प्राइजेज हैं अमेरिका ने दिए, और अमेरिका सोचता है कि क्यों दिए। एक म्यांमार की जो आंग सान सूची है उनको क्यों दिया जी, और एक जो है वो एबे अहमद को क्यों दिया। एबे अहमद के साथ चाइना है, और जो तिगरे सामने से आ रहे हैं वो एपेरेंटली वहाँ जो बात हो रही है वो ये कि वो उनको वेस्ट सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो कहता कोई नहीं, लेकिन बज़ाहिर जो एक आपको चेस बोर्ड पे चीज़ें नज़र आती हैं, वही कि प्रॉक्सी वहाँ चल रही है, और वो उसके नतीजे में चूंकि जाहिर कोई नहीं करता, और चाइना के बहुत अच्छे रवाबित हैं जो हैं वो इजिप्ट के साथ भी, इजिप्ट जो है वो एबे अहमद के ख़िलाफ़ हैं, तो इसलिए ये बातें ढकी छुपी रहती हैं, लेकिन ये असल में एक प्रॉक्सी है। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरा जो मामला है वो ये इंडिया और चाइना, यूक्रेन अपनी जगह और ताइवान अपनी जगह। इसी हल्लड़ गुल्लड़ में ये कहीं ताइवान जो है, पूरा ताइवान या उसका एक हिस्सा या क्या, उसको अमेरिका कहता है कि रेड लाइन है, शायद चाइना ना भी करे, लेकिन एक होता है ना कीप गेसिंग के ऊपर से जहाज जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और किसी एक्सीडेंट का खतरा, जो मैंने कल भी बात की थी कि एक मलेशियन एयरलाइन का जहाज ही गिर गया था पूरा 298 मुसाफिरों के साथ। दूसरी जो बात है वो ये है कि हमें देखें, आम लोगों को ये बात समझनी चाहिए, जो पहले भी मैं कह चुका हूं, वो ये है कि ये ओमिक्रॉन फैल तेजी से रहा है, लेकिन यानी इसका जो आर है इसका, वो तकरीबन 5 है इस वक्त, 3 से 5 के दरमियान, एक आदमी से 3 या 5 तक जा रहा है, बरतानिया की जो तहकीक है। सही। लेकिन उसके साथ ही जो दूसरी बात है वो ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की एक आज तहकीक आई है, अगर हम उसको दिखा सके, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये 70%, यानी 70% ज़्यादा इसके, ये अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये 15 दिसंबर को ये हांगकांग यूनिवर्सिटी से आई, और इसका जो खुलासा है वो ये है कि ये ब्रोंकस में, यानी लंग से ज़्यादा, यानी फेफड़ों से ज़्यादा जो है वो ये ब्रोंकस में जाके जो है वो इन्फेक्ट करता है, ठीक है, वहाँ तेज होता है, यानी मेन फेफड़ों में नहीं, लेकिन आगे जाके, यानी आप समझें सांस की जो छोटे जो नाली हैं जो फेफड़ों के अंदर मौजूद हैं।
अच्छा, तो वहाँ पर जाके सांस की बड़ी नाली में नहीं, छोटे ब्रोंकाई में। अच्छा, तो ये जो है वो तो एक उनकी ये डेटे मुख्तलिफ स्टडीज़ आ रही हैं इसके ऊपर, लेकिन असल बात ये है कि इसके सिम्टम्स अलग हैं, ये ज़हन में रखें। इसमें सोर थ्रोट नहीं है, इसमें यानी जो है ना गला ख़राब नहीं हो रहा, बल्कि गले में खारिश है, स्क्रैची थ्रोट है, इसमें जिस्म टूट रहा है, मतलब जिस्म थक रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है। मतलब इसको ये इसके सिम्टम्स को अगर थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देना तो इसको जरा समझ लें। इसमें डेल्टा जो था फीवर उसमें भी है, इसमें भी, ओमिक्रॉन में भी। अच्छा, जुकाम में और फ्लू में बुखार, ये आगे हमने लिख दिया। टाइडनेस कभी कभी होती है डेल्टा में, इसमें बहुत कॉमन है। सही। खांसी दोनों में है, स्नीजिंग दोनों में नहीं है। अच्छा, जो दर्द है जिस्म में वो उसमें कभी कभी होता है, इसमें बहुत कॉमन है। सही। नाक का बहना जो है, रनिंग नोज दोनों तरफ रेयर हो गई है। सोर थ्रोट समटाइम्स कभी कभी यहां पे कॉमन है, लेकिन स्क्रैची थ्रोट ज्यादा रखें। और डायरिया दोनों तरफ कम है। और हेड एक सर का दर्द, ये बात बहुत शुरू में मैंने की थी कि सर का दर्द डेल्टा में कम और यहां पे ओमिक्रॉन में कॉमन। तो इसीलिए सिम्टम्स को मिस ना करें। और इसको फ्लू और कोल्ड यानी जुकाम और फ्लू, फ्लू वो है जो, जुकाम तो वो है ना कि जो सर्दी में गए कुछ हुआ तो जुकाम, फ्लू वो है जो वायरस से आता है और वायरल फ्लू होता है जी, एग्जैक्टली। तो ये इनके सिम्टम्स को लोग अपने जहन में रखें और ये ना हो कि वो उसको समझे कि मुझे तो फ्लू हुआ है, मुझे तो यार बुखार है, जिसमें दर्द है, फ्लू हो गया है, ऐसे जुकाम हो गया है, मौसम बदल रहा है और पता चला कि वो ओमिक्रॉन है। अच्छा, तो एक तो बात ये हो गई दोस्तों, वहां पे ये पाबंदियां वगैरह लगनी चाहिए। इसके दौरान एक बात और मैं जो कहना चाह रहा था, और उस बात को चूंकि हम थोड़ा सा डिस्कस भी करें इन दिनों, कि देखें ये पेंडेमिक से एंडेमिक की तरफ जा रही है, यानी आलमी वबा से इलाकाई, ठीक है ना, पाकिस्तान में, इंडिया में, यहां तक अभी यानी अल्लाह करे कि वो सूरत ना बने, लेकिन तैयारी हमें ज़हनी तौर पर रखनी चाहिए कि जो है ये ख़तरनाक इस अंदाज में कि फैल ज़्यादा रहा है, लेकिन अमवात इसके नतीजे में कम हो रही है वहाँ पर भी। वहाँ मरीज ज़्यादा है, अमवात कम है। ये नहीं कि वो खुदा न खास्ता लाइन लग जाए बॉडीज़ की जैसे पहले हुआ था। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि इसके साथ ही दुनिया अब खुलने की तैयारी कर रही है दोबारा, जो मैंने पहले भी बात की थी। पहले भी मैंने कहा था कि अब लोगों ने क्या करना है। अब लोग सोच रहे हैं कि यार अच्छा ये एक आध महीना गुजर जाएगा तो अब हमने अब क्या करेंगे लोग, ठीक है। और यहां पर ये बात आती है कि यानी लोग किस तरफ जाएंगे। यानी अगर कराची में है और कराची में बेरोजगार हो गया, या वो पेशावर से कराची काम करने के लिए गया था, तो वो क्या करेगा, वापस आ गया। अगर कराची में लोग बेरोजगार हो गए तो क्या करेंगे, किसी का कारोबार लाहौर में बंद हो गया तो क्या करेंगे, कोई बाहर से खलीजी ममालिक से इंडिया पहुंच गए वापस, या पाकिस्तान पहुंच गए तो इंडिया में जाके क्या करेंगे। तो ये पूरी दुनिया में अब एक, आप समझें कि नया सिलसिला शुरू होगा कि अब क्या करना है। भाई बच्चा आपका, मतलब मैं केरला में हूँ या मैं दिल्ली में हूँ या मैं लाहौर में हूँ या मैं मनीला में हूँ, और जी बच्चा जो है वो तो काम करता था दुबई में, बच्चा जो काम करता था सऊदी अरब में, अब बच्चा आ गया वापस, अब क्या करना है, क्यों नहीं जा रहा, नौकरी नहीं है। तो मतलब एक प्रॉब्लम जो है, और ऐसी फैमिलीज जो 20-20 30-30 सालों से वहां पे मुकीम थे वो वापस आ गए। अच्छा, अब यहां पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर स्टडीज हो रही है और उसके ऊपर काम शुरू हो गया, और ये बात हमें बताना समझाना बड़ी जरूरी है कि इंसानी तारीख जो है, यानी जितने हजार साल से भी आप उसको स्टार्ट करें, आप होमो सेपियंस से चले जाएं, अगर आप साइंस की बुनियाद पर लेते हैं तो होमो सेपियंस जो एक हमारे आबा अजदाद थे जो कि अफ्रीका से निकले थे, और फिर उनमें से एक कहा जाता है कि एक इंसान था, और उसमें जो जिनके सरों के साइज के हिसाब से होमो सेपियंस कहा जाता है, तो वो अफ्रीका से निकल के और अफ्रीका से वो फिर आ गए थे दुनिया के बाकी इलाकों की तरफ आए थे। इंसानी जो साइंस ही कहती है कि इंसान का जो इंसान का वजूद यहाँ से निकला, इंसान अफ्रीका से निकला होमो सेपियंस की सूरत, जो कि असल इंसान नहीं था, लेकिन आगे जाके फिर उसकी एवोल्यूशन हुई और वो इंसान की, मौजूदा इंसान की तरफ चला गया। लेकिन फिर ये हुआ कि इंसान जो है वो ग्रोहों की शक्ल में उसने मूव करना शुरू किया, ग्रोहों की शक्ल में, कबीलों की शक्ल में, अकेला भी जाता था लेकिन ग्रोहों की शक्ल में रहता था। और वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता क्यों था। जाता इसलिए था कि उसे वहां पे ज़रात, ठीक है, जहां खेती बाड़ी कर सके, जहां मौसम उसको, बारिशें, तूफान, जलजले, उन जगहों से दूर। अच्छा, उसके बाद या ये कि जंगें हो गई,
और जंगों के नतीजे में जालिम बादशाह हैं, उन्होंने मार दिया कबीले को, मेरे खाना बदोशी की जिंदगी, खाना बदोश कबीले जो हैं वो मूव कर रहे हैं एक जगह से हिजरत करते हैं, दूसरी जगह, तीसरी जगह, हर जगह मूव करते जा रहे हैं। और वो मूव करते करते फिर उसके बाद तो ये जो सफ़र है इंसान की मूवमेंट का, ये हर साल में ये हर चंद सालों के बाद तब्दील हो जाता है। आज की दुनिया में जो रिसर्च है वो ये बताती है कि 40 से 50 साल तक मैक्सिमम एक खानदान एक जगह रहता है। 40 से 50 साल अब एक मैक्सिमम लिमिट है। मतलब मैं उसकी मिसाल आपको इस तरह से देता हूं कि आज से 100 साल पहले या 50-60 साल पहले कहा जाता था कि ये जी हमारे परदादा की हवेली है, ये हमारे परनाना की हवेली है, यहां पे हम रहते हैं और यहां पे हमारे बच्चे रहेंगे। अब ऐसा नहीं होता। अब ऐसा होता है कि जो मैक्सिमम जगह जहां पे दादा हैं, बेटा है, उनके बच्चे हैं, वो 20-30 साल करता है, उसके बाद बच्चे आगे मूव कर जाएंगे। बाप एक घर बनाता है कि यहां पे बच्चे रहेंगे, बच्चे हो सकता है वो रहे ना रहे, जो आगे आपकी जनरेशन आ रही हैं, वो जनरेशन जो है आगे, उनको मतलब उन्होंने कहीं और मूव करना है। जरूरी कि आप उनको कहेंगे जी कराची में हमने घर बनाया तो कराची में रहेंगे, हमने पेशावर में घर बनाया बच्चे पेशावर में, ऐसा नहीं होगा। वो मूव कर जाएंगे वहां से, देहातों से गांव की तरफ। कहां जाएंगे ये अभी तक तय नहीं। ये मैं कोविड से पहले ये मूवमेंट से स्टार्ट हो गई थी पूरी दुनिया में। और ऐसे ही था ना कि जी माँ बाप जो हैं वो एक जगह पे रहते हैं, बच्चे जो हैं कहीं, बच्चों की शादी हो गई, जॉब्स कर रही हैं बच्चियां, बच्चे जॉब कर रहे हैं, वो कहीं और सेटल हो गए। तो इस तरह से अब ये कोविड के बाद जो किस्सा है वो किसी और अंदाज में होगा। अच्छा, नक्शा अगर आप देखें ना दुनिया का उठा के, तो इंसानों ने ही नक्शे बनाए हैं ना। मतलब इंसानों ने हर दौर में अपने मुताबिक नक्शा बना लिया। मतलब एक दौर ऐसा था जब ये मतलब है कि सियासी नक्शे नहीं थे। मतलब ये था कि बस पानी है और जमीन है, और वो भी जितना इंसान को पता था कि यहां पर पानी है और यहां पर जमीन है, तो बस इसी यही सादा सा नक्शा था। ठीक है, पानी और जमीन। और फिर उसके बाद थोड़ा सा और तरक्की हो गई और दुनिया को देख लिया तो पता लगा पहाड़ हैं, पानी है और जंगल हैं, बस ये खत्म हो गया। ये कुदरती नक्शा है, ये जो हम दिखा ना ये कुदरत है। ठीक है ना, अच्छा ये है ना कि ये है दुनिया असल में अगर देखा जाए तो। अच्छा, इसके ऊपर फिर सियासत आ गई। सियासत ये आ गई कि सिर्फ 1990 के बाद से लेके अब तक, 1990 से लेके 2021 के इख्तिताम तक 34 नए मुल्क बन गए। 34 नए मुल्क हैं जो कि आज से 50 साल पहले नक्शे में है ही नहीं। अगर आप कोई नक्शा उठा लें आज से 1950 साल पे, क्या आप 1985 का नक्शा उठा लें तो उसमें आपको मुल्क नजर नहीं आएगा। अब यूगोस्लाविया नजर आएगा आपको, यूएसएसआर नजर आएगा आपको। तो ये जो नक्शे टंगे हुए हैं दीवारों पे, या जो नक्शे ये ग्लोब्स की सूरत में रखे हुए हैं दफातर के अंदर, तो ये नक्शे तो सियासी नक्शे हैं। यानी इन नक्शों का तो एक मुल्क से दूसरा मुल्क निकल गया, क्रीमिया किसका हिस्सा है, वो अजरबैजान आर्मीनिया किसका हिस्सा है, वो किसका हिस्सा है। मतलब चाइना इंडिया का बॉर्डर ही नहीं है, नक्शे के ऊपर कोई बॉर्डर है ही नहीं। अच्छा, इंडिया में कुछ और नक्शा चलता है, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान कुछ और दिखाता है। तो नक्शे ये इंसानों ने फिर नक्शे बना लिए। ठीक है, पासपोर्ट्स आ गए पिछली सदी में, लेकिन इससे पहले भी थे पासपोर्ट इससे पहले भी थे। इससे पहले ऑटोमन्स के दौर में या मुगल दौर में वो परवाने होते थे, सफर का परवाना चेक किया, वो जनाब दिखाया, पर्चा दिखाया, और अच्छा जी उसने वहां से कोतवाल ने इजाजत दे दी कबीले को या घुड़सवारों को गुजरने की, और टूल वूल ले लिया उनसे और जाने दिया। उसके बाद फिर आ गए जब ये जहाज वहाज चलना शुरू हुए, तो उन्होंने नेवी वालों ने अपने बनाए अपने हिसाब से। ठीक है ना, कि ये यहाँ से समंदर होता है तो यहाँ से पुर्तगाल का जहाज गुजरेगा, तो यहाँ से उन्होंने अपने हिसाब से, सैटेलाइट वैटेलाइट तो थे नहीं, तो अपने हिसाब से वो नक्शे बनाते गए। अच्छा, बनाते बनाते तो ये जो नक्शे हैं अब उसमें हमेशा आपको नजर, मिसाल के तौर पे वबा फैल गई, बहुत खौफनाक वबा। और ये जो वबा थी, मैं आप ये हैरान हूं कि बात सुन के कि ये इंसानी तारीख की शायद एक बदतरीन वबा थी जिसको हम ब्लैक डेथ के नाम से याद करते हैं। और ये 1344 से लेके 1353 तक थी ये ब्लैक डेथ यूरोप के अंदर। ठीक है, और ब्लैक डेथ जो थी ताउन, और ये ब्लैक डेथ ताउन जो थी ये 4-5 साल 6 साल 7 साल जारी रही। सबसे पहले क्रीमिया में ये आई थी, लेकिन इसमें जो है इसके नतीजे में बयान ये होता है कि दुनिया की जो कुल आबादी थी
वो 475 मिलियन होती थी उस वक्त। जब ये वबा खत्म हुई तो 375 मिलियन रह गई थी आबादी। 100 मिलियन लोग इस वबा से मर गए। अच्छा, और इस वबा से फौरन पहले एक कहत फैल गया था। अच्छा, ये वबा निकली कहां से? ये वबा यहां पे थी, क्रीमिया। सबसे पहले क्रीमिया से जाहिर वस्ती एशिया से, तो यहां से लोग बड़ी तादाद में यूरोप दाएं बाएं आगे पीछे यहां से गए और 100 मिलियन लोग इसमें मर गए। इस वबा, ये जो ब्लैक डेथ थी, और उससे पहले कहत फैल गया यूरोप के अंदर। तो कहत जो फैला तो उसमें बयान होता है कि निस्फ आबादी यूरोप की उसमें मर गई। अच्छा, अब ये, अच्छा यहां आपसे भी इस बात से अंदाजा लगाएं कि 1827 में, 1827 में दुनिया की आबादी 1 अरब थी। 1 अरब। इतने हजार सालों में दुनिया की आबादी 1 अरब थी 1827 में। और 1827 में 1 अरब थी और 1920 में 2 अरब हो चुकी थी, 100 साल के बाद। यानी पूरी इंसानी तारीख में 1 अरब तक गई और उसके बाद अगले 100 साल में 2 अरब हो गई। और 1920 से लेके ये अगले 80 साल में जब ये सदी खत्म हुई तो 6 अरब हो चुकी थी। और इस वक्त इंसानी आबादी 8 अरब है पिछले 20 सालों में। ठीक है, 6 अरब से 8 अरब हो गई है। अच्छा, ये आबादी क्या ऐसे बढ़ती जाएगी? ऐसे नहीं बढ़ेगी। ये आबादी एक जगह जाकर रुक जाएगी। यानी ये अभी तक साइंस एक बता रही है कि जी ये कोई 11-12 अरब के 11 अरब के करीब रुक जाएंगे लोग। लेकिन इशू ये है कि ये लोग अब यहां से अब क्या करेंगे? असल बात है कि अब ये क्या करेंगे। तो इस वक्त जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 5 अरब बंदा जो है ना, 5 अरब, कुल 8 अरब में से 5 अरब बंदा एशिया में रहता है। सिर्फ एशिया? एशिया में, चाइना इंडिया मिला लेना, अब एशिया सारा है ना, तो इधर 5 अरब रहता है। मिडिल ईस्ट को भी जोड़ लें, साउथ, तो 8 में से 5 अरब यहां रहता है। 1 अरब रहता है अफ्रीका में। ये हो गए 6 अरब। बाकी बचे 2 अरब दुनिया की आबादी के। उसमें से 750 मिलियन यूरोप में रहते हैं और 600 मिलियन शुमाली अमेरिका में रहते हैं। और 425 जो है वो साउथ अमेरिका में रहते हैं, यानी जो कि जिसको हम वेस्ट नहीं कहते, साउथ अमेरिका। ठीक है, ब्राजील और अर्जेंटाइन और सारे मुल्क। तो अगर अफ्रीका को और एशिया को मिला लें, यानी जो जरा आप समझ लें कि गरीब मुल्क हैं या पीछे हैं या जो भी कहा जाए, ज़ाहिर चाइना को और इंडिया को और इन मुल्कों को, जापान और सिंगापुर, इनको पीछे तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं एशिया की बात करते हैं, मशरिक़ वस्ता भी इसमें। तो इसमें आपको और अफ्रीका को साथ मिला लें तो 6 अरब बंदा तो इधर है। और अगर साउथ अमेरिका को भी साथ जोड़ लें तो 6.5 अरब हो गया, और बाकी यूरोप और कनाडा है। अच्छा, तो ये तो आबादी का प्रोपोर्शन। अब सवाल ये है कि यहां से अब जो हिजरत होगी कैसे होगी? पहले तो जंगों की बेस पे हो गई, और फिर ये कॉलोनीज भी तो खत्म हुई ना। देखिए ना, अब यहां से लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान से लोग दुबई गए, अचानक इंडिया से लोग दुबई चले गए, बांग्लादेश से लोग बड़ी तादाद में कतर चले गए, शारजा चले गए, इधर से। वो क्यों गए? वो 60 की दहाई में नहीं गए, वो 70 की दिहाई में गए, इसलिए कि वो मुल्क आजाद 70 में हुए, 71 में आजाद हुए। देखिए ना, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। वो चूंकि आजाद हुए, उनको तरक्की करनी थी, उनको लेबर चाहिए था, उनको मिस्त्री चाहिए थे, उनको कारपेंटर चाहिए थे, उन्होंने अपनी, तो उन्होंने बिल्डिंग्स खड़ी करनी थी। तो 71 में आपको वो नजर आएगी फिल्में बनती हुई, दुबई चलो, ठीक है ना, वो आपको फिल्में। उससे पहले सऊदी अरेबिया में ऑयल आ गया था। तो 60s में 50s में लोग वहां, क्योंकि एक बन रही है ना, कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, भाई सड़कें बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, मजदूर जा रहे हैं, एग्जैक्टली वहां जा रहे हैं, रुक रहे हैं, होटल्स बना लिए किसी ने, वो सेटल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी, लेकिन ये सारे पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर लोग हैं, यानी दूसरी जंग अजीम के बाद ये लोग गए हैं। उससे पहले आपको अमेरिका में कोई इंडिया या पाकिस्तान का आदमी नजर नहीं आएगा 1945 से पहले। ठीक है, कोई एक आध पहुंच गया गलती से भटक के, तो अलग बात है। लेकिन उसके बाद अमेरिका जब हुआ तो वहां लोग निकलना शुरू हो गए। अच्छा बात मेरे कहने का मकसद यह है कि यह जहन में रखना चाहिए कि एक जगह पर जाना जहां पर एक नस्ल पहले के लोग गए थे, मतलब अगर 2-3 नस्लें पहले चले जाएं तो आपको पता चलेगा किसी और जगह जाते थे, वो अब जो है किसी और जगह जाते हैं। एक वक्त में काम कुछ और तरह कर रहे होते थे,
ठीक है। अब जो है वो काम किसी और तरह हो रहा था, बड़ा आसान जिंदगी होती थी। जो उस दिन भी बात हो रही थी कि जी वो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या और कुछ एमबीए। एक दौर आया था हर दूसरा आदमी, दूसरा बच्चा पाकिस्तान में एमबीए कर रहा था। सब कंप्यूटर सीख रहे थे, कंप्यूटर के कोर्सेज कर रहे थे, सब इंग्लिश सीख रहे थे। मतलब वो एक वक्त आता है, लेकिन अब जो वक्त आ रहा है आने वाले दिनों में, उस वक्त के लिए अपने आप को अभी से तैयार करें, क्योंकि वहां कंस्ट्रक्शंस नहीं हो रही। वहां पर बिल्डिंग्स पड़ी हैं, खड़ी हो गई हैं और खाली पड़ी हैं, तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। तो स्किल्स में मतलब हर शख्स ने अपने अपने आप को स्किल, मतलब मिसाल का एक मजदूर है, तो वो मजदूर अगर उसका काम ईंट उठा के इधर से इधर की इधर से, उसका काम अब उसने कुछ सीखना है आगे। उसने कोई बिजली का काम सीखना है, उसने केबल से काम सीखना है, उसने जो नौजवान हैं उन्होंने देखना है कि हम टेक्नोलॉजी को सीखें, हम कंप्यूटर लैंग्वेज सीखें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाएं, हम साइबर में देखें, हम कंप्यूटर को देखें, हम टेक्नोलॉजी, मतलब हम जो है वो मतलब ऐसी जगहों पे जाएं। ये दुनिया जो बची है अभी तक, यहां तक कि 2 सालों में दुनिया निकल के आ गई, तो टेक्नोक्रेट्स ने बचाया इसको, पॉलिटिशियंस ने नहीं बचाया, टेक्नोक्रेट्स ने बचाया है। वो टेक्नोक्रेट जो डॉक्टर्स थे, वो टेक्नोक्रेट जो इंजीनियर्स थे, वो टेक्नोक्रेट जो असातिज़ा थे, वो टेक्नोक्रेट जो उलमा थे, सब टेक्नोक्रेट्स हैं। ठीक है, जो अपने अपने काम के, जो लेबोरेटरीज में काम करते थे, जो एनजीओज में काम करते थे, उन्होंने जो ये खुराक, ये जो है वो सप्लाई का काम करते थे, फूड चेन का और फूड सिक्योरिटी जिन्होंने इंश्योर की, जिन्होंने जो है वो आप समझ लें कि कोई भी ऐसा काम जिस काम के अंदर जो है वो कोई टेक्निकल, कोई ऐसा इशू, यानी फार्मेसी का काम करते थे, वो लोग जो है, या ड्राइवर्स थे, या यानी कोई ऐसा काम जो स्किल है। अब वो दौर नहीं है कि जी एक आदमी चला जाएगा तो वो पीछे जाके अपने पूरे खानदान को बुला लेगा और खानदान उसका वहां बैठा रहेगा। वो दौर खत्म हो रहा है। इंसानी बनी नौ इंसान, मतलब वो कबीलों की शक्ल की जो मूवमेंट है, स्किल्ड लोग, इसमें जो खवातीन जो बच्चियां हैं उनको भी पढ़ाना है, उनको भी आपने स्किल, क्योंकि क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि अब वो नहीं, वैसा नहीं है कि जी खलीजी मुल्क में आदमी चला गया, उसने पूरे खानदान को बुला लिया, खानदान ने फिर बाकी लोगों को बुला लिया, उन्होंने दोस्तों को बुला लिया, यारों को, सब के सब वहां बैठे हैं, और वो अब वहां पर कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई, अब उनको टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अब खलीजी मुल्कों में या यूरोप में या कनाडा में स्किल, चाहे आप खातून कोई बच्ची हो पढ़ने वाली, या जो है वो नौजवान हो पढ़ने वाले, उनको स्किल्स सीखने हैं, हुनर सीखने हैं, हुनरमंद होना है। डिग्रियां जो है ना खाली कि मेरे पास एक डिग्री है जी, मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, मुझे इंग्लिश का खत नहीं आता लिखना, ठीक है, और मैं पर्ची दी और मैं पहुंच गया वहां पे, वो दौर खत्म हो गया है। और चूंकि इंतहाई स्ट्रिक्ट रेगुलर, ये अब क्या जो मैंने आपसे बात की थी कि इसमें पासपोर्ट्स भी आपके टेलीफोन के ऊपर आ रहे हैं, आने वाले हैं कमिंग डेज के अंदर, पाकिस्तान समेत, पाकिस्तान का पासपोर्ट भी एप्लीकेशन पे आ रहा है। उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है कि पासपोर्ट जो है, ये जो पासपोर्ट्स हैं आपके जिनके ऊपर वीजे लगे हुए हैं, जो सारा रिकॉर्ड, ये सारा का सारा आगे आने वाले साल 1.5 साल में आपको आपके टेलीफोन पे मिलेगा। आपका आईडी कार्ड भी हुई, यानी आप समझें कि आपकी सारी डिटेल जो है वो आपके टेलीफोन्स पे या किसी एप्लीकेशन डिजिटल फॉर्म पे होगी। उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। और यहां से माइग्रेशन अब जो होगी, अगली माइग्रेशन अगली तादाद में जो लोग निकलेंगे वो स्किल्ड लोग निकलेंगे। और स्किल्ड लोग जो हैं वो कौन से होंगे? जो यंग होंगे, जो नौजवान होंगे, जो कनाडा में, जर्मनी में, खलीजी मुल्कों में, बाकी रियासतों में, जहां पर और चाइना में भी, देखिए वहां पर ये प्रॉब्लम रहा कि वहां पर उन्होंने कहा कि जी मतलब उनको तो अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी सूरत पैदा होगी, तो उन्होंने कहा कि जी मतलब बच्चे कम होने चाहिए, आबादी। उसके नतीजे में उनकी बहुत बड़ी आबादी जो है वो अब एक ख़ास उम्र से ऊपर जा रही है। और उसके नतीजे में ये हो रहा है कि जो यंग लोग हैं, जो यंग किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट में, किसी भी मुल्क में सरमायाकारी के लिए, किसी भी मुल्क में कारोबार के लिए आपको नौजवानों की ज़रूरत होती है। ठीक है, और नौजवानों से मुराद ये नहीं कि बच्चे, नौजवानों से मुराद वो जो एक्टिव, अपनी एक्टिव 20s 30s 40, तो वो जो हैं वो वहां पर जाके, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो टेक्निकल जॉब करें, या कोई स्किल्ड लेबर्स हो, या रेस्टोरेंट्स में हो, या कोई भी काम। लेकिन वो दौर जो होता है ना अचानक
कि जी हमें तो कुछ भी नहीं आता करना, हम तो वहां पे गए थे और हम तो बैठे हुए थे और हमारा पूरा, वो अब खत्म हो। ये कोविड के बाद ये जब दुनिया खुलेगी तो दुनिया ये पूछेगी कि इस पूरे अरसे में हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मतलब आप ये ज़हन में रखें कि जो खलीजी ममालिक से लोग आए थे पाकिस्तान, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस अब नहीं होंगी, वहाँ पे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होगी। वहाँ पे जो इंडिया में लोग आए और जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, उनकी शायद ज़रूरत है, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होगी। तो हर जगह जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि अब इसके बाद इस दौरान वक्त ज़ाया ना करें। जो भी लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो अपना जहन बना के रखेंगे फ्यूचर के अंदर हमने ये आहिस्ता आहिस्ता ये आपके रोबोट्स आ रहे हैं और रोबोट्स आपके मेडिकल में भी। अब देखें ना, ऑक्सीजन चेक करवाओ जाके, अब छोटा ऑक्सीमीटर आ गया, बीपी चेक कराने अस्पताल जाओ, बीपी घर पे चेक होता है, ब्लड प्रेशर घर पे चेक होता है, शुगर घर पे चेक होती है। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डॉक्टर्स की भी एडवांस हो रही हैं। पूरा पूरा ऑफिस होता था, अब ऑफिस की जरूरत ही नहीं होती, टेलीफोन पे काम चल रहा होता है। अलग कैलकुलेटर होता था, फोन पे कैलकुलेटर है। अलग कैमरा होता था, फोन पे कैमरा है। अलग ईमेल होती थी, फोन पे ईमेल है। अलग जो है वो मैसेजिंग होती थी, फोन पे मैसेजिंग है। मतलब दुनिया भर की चीज उसी पे यूट्यूब देख रहे हैं, उसी पे फिल्में देख रहे हैं लोग, उसी पे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये लोग जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट दुनिया, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट लोग। स्मार्ट से मुराद ये नहीं है कि वो देखने में स्मार्ट, स्मार्ट से मुराद ये कि यानी देखने में तो स्मार्ट से मुराद तेज, होशियार, ठीक है ना। स्मार्टफोन्स जैसे होते हैं ना, स्मार्टफोन, वो वाला स्मार्ट। तो इसमें अब यहां से तो अच्छा जंगें सर पे खड़ी हैं। ये तो हो गई ना कि एक ओवरऑल मैंने बात की कि ओमिक्रॉन के बाद जरा नए साल के लिए तैयारी लोग जहन में रख लें कि लोगों ने निकलना है, लेकिन कैसे निकलना है। ये कि हमने पायलट बनना है, तो भी जहन में रखें कि बहुत ज़्यादा जहाज़ नहीं उड़ते, अब फ्लाइट्स बंद हो गई। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो कि कई कई साल जिन्होंने खास जहाज के ऊपर ट्रेन अपने आप को किया, लेकिन पता चला वो जहाज ही बंद हो गए चलना, ठीक है। और वो कोई किसी खलीजी एयरपोर्ट पे खड़े हैं जहाँ दूसरे पे फ्लाइट्स बंद हो गई, और वो इतने आवर्स अगर ना करें तो पायलट्स की तो कैरियर, तो कई लोगों के कैरियर जो खत्म हो गए इसमें, इस वबा के नतीजे में। और ये हमेशा ये होता है। देखिए आइंदा तारीख, मैंने आपसे कह रहा, आज तक हम याद कर रहे हैं उस ब्लैक डेथ को, आज तक हम स्पेनिश फ्लू को याद करते हैं कि उसके नतीजे में क्या हुआ, उसके नतीजे में क्या हुआ, लोग इधर से उधर निकले, इधर से उधर निकले। अच्छा, कॉलोनीज भी जो मुल्क आज़ाद हुए उसके नतीजे में, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कितने बड़ी तादाद में लोग उधर से इधर गए, इधर से उधर गए। मुल्क तकसीम होते हैं, जब ये आज़ाद होते हैं तो उसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में हिजरत होती है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। तो हिजरत का वो सबब भी होता है। अब हिजरत जो होगी वो होगी स्किल्ड लोगों की, उन लोगों की हिजरत होगी जिनके पास स्किल्स होंगे, ठीक है। यानी जिनको कोई काम करना आता होगा, ऐसा काम जो कि नई दुनिया के लिए जरूरी है, वरना वो नहीं जा सकेंगे, ठीक है। उनकी जॉब्स नहीं हो पाएंगी और स्किल लोगों की में कंपटीशन होगा। अच्छा, अब जंगों की जो बात मैंने आपसे की, जंगों की देखें, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अमेरिका की सेनेट ने पहली मरतबा, जो वाशिंगटन पोस्ट की खबर दे रहा है 7वीं स्लाइड के, 778 बिलियन डिफेंस, जी 68 बिलियन डिफेंस बिल डायरेक्टिंग रिव्यू ऑफ वॉर इन अफगानिस्तान और मिलिट्री जस्टिस रिफॉर्म्स। अफगानिस्तान के ऊपर भी नजर रखनी है उन्होंने। अच्छा, ये जो है ना, ये 777 एक्चुअली अल जजीरा लिख रहा है, तो थोड़ा सा 700 मतलब कितना है इसमें एक कंफ्यूजन एग्जैक्टली। हाँ, दो अखबार मुख्तलिफ फिगर्स को कोट कर रहे हैं। यहाँ 777 है, वहाँ 778 है गालिबन, ठीक है ना, 68 है। तो ये कुछ 8-9 बिलियन ऊपर नीचे कहीं दरमियान में खाए गए हैं, ठीक है। तो मैं वही देख रहा था कि अल जजीरा और वाशिंगटन पोस्ट की फिगर्स में क्यों फर्क है। तो ये जो है ये कुछ अच्छा, एनीवे। तो लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कह रहे हैं कि इसमें उन्होंने डिफेंस के लिए प्रेसिडेंट ने जितने पैसे मांगे थे उससे 10 बिलियन ज्यादा, उससे 10 बिलियन ज्यादा कांग्रेस ने, पूरी कांग्रेस ने, दोनों साइडों से उन्होंने अप्रूव कर दिए। अच्छा, ये डिफेंस बजट का अप्रूवल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि ये डिफेंस बजट का अप्रूवल का मतलब प्रेसिडेंट ने इसे साइन करने और ये बजट अप्रूव हो जाना है। ये बजट आगे कहां इस्तेमाल होता है, कहां नहीं होता, यकीनन जंगों पे ही होगा, ठीक है। और जंगें सर पे खड़ी हैं। ये प्रेसिडेंट पुतिन और प्रीमियर शी के दरमियान जो बातचीत हुई आपस में, फिर इस बात का इरादा हुआ है कि प्रीमियर शी ने बात की है नेटो के हवाले से, और रशिया ने बात की है चाइना के जो कंसर्न है उसके हवाले से, और दोनों ने मैसेज भेजा है कि हम दोनों साथ हैं। इसी पूरे फड्डे में, इसी पूरे फड्डे के अंदर कहीं पे इस बात का अंदेशा है
कि अमेरिकन्स अभी तक इस बात पे उनकी इंटेलिजेंस भी और बाकी दुनिया की इंटेलिजेंस भी कि क्या प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन पे आएंगे या नहीं आएंगे। आधे लोग कह रहे हैं नहीं आएंगे, आधे लोग कह रहे हैं आएंगे, ठीक है, और मसला फटा पड़ा हुआ है। यूएई के जो ऑफिसर्स हैं उनकी आज और कल मुलाकात हो रही है पेंटागन के अंदर, और वहां से क्लैरिटी आ जाएगी कि वहां पर वो जो F-35 तैयारों के हवाले से क्या वो हवावे को रखते हैं या नहीं रखते। वो हवावे को रखने जा रहे हैं। जी बेहतर, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे इस पर। नाजरीन एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि F-35 F-35 तैयारों पर यूएई बात कर रही है अमेरिका से, उस पर प्लीज। देखिए, हाँ देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अब ये पोस्ट कोविड जब भी दुनिया खुलेगी, अभी तो ओमिक्रॉन, बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो अस्पतालों में हैं, उनको नहीं होना चाहिए इंग्लैंड के अंदर, लेकिन चूंकि तादाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है तो सारे रश कर रहे हैं हॉस्पिटल्स की तरफ। तो अभी उसकी फैटेलिटीज़ कितनी होती हैं, अमवात कितनी होती हैं, वो क्लैरिटी नहीं, लेकिन ये फैल बहुत तेज़ी से रहा है और बॉर्डर्स वगैरह और एकदम से वो सारा बंद होना शुरू हो गया। अच्छा देखें, इसमें पहली कैजुअलिटी मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स बंद होंगे, तो आगे आने वाले दिनों की जो पहली कैजुअलिटी है, अभी कुछ अर्सा पहले, ज़्यादा ये पुरानी बात नहीं है, यहाँ पे मैं जो नेशनल न्यूज़पेपर है यूएई का उसको कोट कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि एमिरेट्स टू रिसीव फाइनल एयरबस A380 सुपर जंबो टुडे, ठीक है। आज उनका जो है ये सुपर जंबो, ये इतना ज़बरदस्त तैयारा था और कुछ अर्से पहले इसको ये बनना शुरू हुआ था और इसको ये एमिरेट्स के अंदर शामिल हुआ था और लोग बड़ा ज़बरदस्त कहते थे हम A300 में फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा, सबसे महंगा, आप समझें कोई इसमें 800 के करीब जो है वो पैसेंजर्स एक वक्त में आते थे, और अभी ये स्टार्ट हुआ था, सिंगापुर एयरलाइंस ने पहले लिया था और फिर उसके बाद एमिरेट्स के पास आ गया था। और CNN ने इसके ऊपर आज बड़ा, उन्होंने इसकी जो फाइनल परवाज हुई है एयरबस की, तो एक उन्होंने वो दिल की शक्ल बना के हवा में, और फिर उसके बाद ये आप देखें लास्ट A300 सुपर जंबो लीव्स मैसेज इन द स्काई। ये सुपर जंबो A300 जो है ये ख़त्म हो गया, ठीक है। इसका बनना, इसका पूरा जो इसके ऊपर लोग ट्रेनिंग लेते थे, बड़ा ज़बरदस्त, जिन लोगों ने ट्रैवल किया है A300 एयरबस पे उनको अंदाज़ा है इस बात का। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारे बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट जब ये स्टार्ट हुआ था तो बहुत बड़ा था कि एयरबस A300 में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अच्छा उसके साथ ही अब एक और आप इशू देखें, हम ये बात करते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज का कोई इशू नहीं है, लोग ये अचानक यहाँ स्मॉग आनी शुरू हो गई है, लोग अब मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे आने वाले दिनों में, ये कोविड के बाद शायद लोग हाईटेक सिटीज़ में रहें, शायद लोग खुले इलाकों में रहना ज़्यादा पसंद करें अपनी लाइफ में, शायद लोग करीब करीब रहना पसंद करें एक दूसरे से। लेकिन एक बात क्लाइमेट चेंज की और आ रही है और वो सिक्योरिटी का इशू है, और सिक्योरिटी का इशू कि आर्कटिक को अगर देखें जो कि नॉर्थ पोल पे, आपको पता है ना वहाँ पेर्माफ्रॉस्ट है। पेर्माफ्रॉस्ट ये कि 35 डिग्री माइनस से नीचे जो अगर बर्फ़ जमी रहे, बर्फ़ की एक मोटी सी, पहले भी डिस्कस करें, मोटी सी तह जमी रहे 2 साल से ज़्यादा अरसे तक, तो वो जो है वो पेर्माफ्रॉस्ट कहलाती है। और वो पेर्माफ्रॉस्ट जो है फिर उसी के ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं उस, तो अब क्लाइमेट चेंज के नतीजे में वो पिघलना शुरू हो गई है पेर्माफ्रॉस्ट, उसी के ऊपर पाइपलाइंस, ऑयल पाइपलाइंस, ये सारा काम वहीं पेर्माफ्रॉस्ट, तो पेर्माफ्रॉस्ट पिघलना शुरू। दूसरा अगर नक्शा देखें आप, अगर आप बिल्कुल यानी सामने से नहीं बल्कि ऊपर से देखें जाके, यानी आर्कटिक को ऊपर से देखें, नॉर्थ पोल जहां से आपको नजर आएगा, तो अगर उसको ऊपर से देखें तो आपको उस नक्शे में एक तरफ नजर आएगा रशिया, ये इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा, रशिया बहुत बड़ा है, ये ऑरेंज कलर का रशिया, बहुत बड़ा रशिया, और उसके बाद फिर आपको एक तरफ नजर आएगा ग्रीनलैंड है जो कि ग्रीन कलर का है, उस तरफ सामने आपको कनाडा नजर आ रहा है, ये आपको मुल्क नजर आ रहे हैं, हाँ। क्लैरिटी के साथ जर्मनी है, अमेरिका, अलास्का, वो छोटा सा अलास्का ब्लू कलर का है, लेकिन येलो बहुत बड़ा जो है ये रशिया है, और फिर फिनलैंड, नॉर्वे, स्कैंडिनेविया की कंट्रीज, सारी आइसलैंड। अब क्या हो रहा है कि पेर्माफ्रॉस्ट, ये नॉर्थ पोल पे बर्फ है, ये है पेर्माफ्रॉस्ट, ये बर्फ पिघल रही है। उस नक्शे को दोबारा दिखाइएगा जी प्लीज। अगर ये बर्फ पिघल जाती है तो इसका मतलब है कि रशिया और अमेरिका आमने सामने होंगे, यानी ये समंदर बन रहा है,
यानी ये तस्वुर किया जा रहा है कि कुछ अरसे में, चंद सालों में शायद ये एक समंदर बन जाए, ये बर्फ जो है पिघल जाए और ये मुल्क जैसे होता है ना, जैसे यहां पे पैसिफिक में आमने सामने खड़े हैं, तो वहां पर भी आमने सामने ये मुल्क आ जाएंगे कि कनाडा इधर है और बिल्कुल यानी एक बहुत बड़ा समंदर, यानी अगर आप उसको देखें तो है तो बड़ा, लेकिन ये उतना कंपेयर, क्योंकि वो बीच की पैमरा फ्रॉस्ट ने भी रोका हुआ है ना, एक तरह से पैमरा फ्रॉस्ट है, उसके ऊपर जाहिर है कि आइस ब्रेकर चाहिए होते हैं और वो सारे, लेकिन अगर ये मेल्ट होता है, खुल जाएंगे अगर मेल्ट होता है तो एक तो वो नॉर्दर्न रूट खुलेगा रशिया का, वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये आमने सामने मुल्क हो जाएंगे सारे। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ये एक मुस्तकबिल के अंदर बहुत सारे इश्यूज लेकर आ रहा है बनी नौ इंसान के लिए भी। लोगों की हिजरत भी जो होगी वो मौसम उसके ऊपर बहुत माजी में भी होता रहा है ना, जजरे आते हैं यहाँ पे, वॉल्केनोज, यहाँ नहीं रहना दूसरी जगह चलो यार, कबीले मूव करते रह गए, पानी खत्म हो रहा है कुछ इलाकों से गैस खत्म हो रही है, कुछ बिजली खत्म हो रही है, तो लोग फिर मूव करते हैं दूसरे इलाकों में। एक बात तो, एक तो उस हिसाब से हिजरत होगी, और वहां पे फिर बॉर्डर्स जो हैं वो चूंकि एक ही लैंड मास है बहुत बड़ा, तो इसलिए बॉर्डर्स वगैरह की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। तो ये भी हमने देखना है कि फ्यूचर में स्किल्स कैसे होती हैं, लोग कहाँ मूव करते हैं कैसे। अच्छा, फिर उसके बाद एक और इशू जो है वो इशू है कि इंडिया में वो सीडीएस का इशू हल नहीं हो रहा, और अब चूंकि उनके मतलब है कि न्यूज़पेपर्स में भी ये बात आनी शुरू हो गई है, तो हम उतना ही डिस्कस करेंगे इस मौजू को जितना कि उनके मीडिया में आ रहा है। अब उनका जो मीडिया है वो इंडिया टुडे ने लिखा है कि ओल्ड सिस्टम टिल न्यू सीडीएस अपॉइंटेड, पुराना सिस्टम ही काम करेगा, जनरल नरवाने जो हैं वो सीनियर मोस्ट सर्विसेज चीफ रहेंगे, सीडीएस नहीं होंगे, सीडीएस नहीं होंगे। ये बड़ी नहीं, ये बड़ी अजीब सी बात है। उनको सीडीएस नहीं बनाया जा रहा, सही। उनको चेयरमैन जो जॉइंट कमेटी है वो बनाया जा रहा है, लेकिन सीडीएस नहीं बनाया जा रहा। और उसके साथ ही जो वन इंडिया है वो खबर दे रहा है कि इंडिया में गेट इट्स न्यू सीडीएस ओनली बाय अप्रैल। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि जो मैंने कहा था ना कि ये जो जनरल बिपिन रावत जो हैं उनके पास दो पोजीशंस थी, एक उनके पास सिविल जो यानी जो आप समझ रहे हैं कि मिलिट्री से जो यानी सेक्रेटरी डिफेंस वाली पोजीशन जैसे पाकिस्तान में होती है, मिलिट्री के वो एडवाइजर थे मिलिट्री डिपार्टमेंट के, और दूसरा वो चेयरमैन जॉइंट वाली पोजीशन थी उनके पास। अब वो इनको जो है वो फौज की पोजीशन तो दे दी गई आर्जी तौर पे, अप्रैल में इन्होंने रिटायर, और नए बंदे का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा। अब सवाल ये है कि वही मैंने बात पहले की थी कि क्या सीनियरिटी बेसिस पे हो रहा है, या उनके नीचे भी किसी को नहीं किया जा रहा, उनके नीचे भी किसी को नहीं किया जा रहा। एक बिपिन रावत ही थे, और ये पोस्ट ऐसी है जो खाली नहीं रह सकती। अब 11 रुकनी कमेटी बनी हुई है, इंडिया के साथ मामला चल रहे हैं बाकी। तो यहाँ पर एक इशू जो है वो ये आ रहा है कि चूंकि उनका मीडिया ही कह रहा है कि अप्रैल तक ये नहीं अनाउंस करेंगे, तो अप्रैल में तो वो रिटायर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है वो रिटायर होंगे तो फिर उसके बाद किसी और को नीचे से प्रमोट करके ऊपर लाया जाएगा, फिर 11 रुकनी कमेटी क्या करती रहेगी। तो ये एक अजब सा मामला है जिसको मेरा ख्याल है अगर जल्द तय करें तो बहुत से उबहाम हैं। जनरल बिपिन रावत का जो चॉपर गिरा है उसके ऊपर बहुत से उबहाम हैं। इस तरह के इकदाम अगर लेते हैं, आज 7-8 दिन हो गए, और अगर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं होती और 11 रुकनी कमीशन बन गया और ये हो गया और वो, तो उसके बाद वो अनाउंस भी नहीं करके और लोकल पॉलिटिक्स वहाँ शुरू हो गई, ये जो कवर अप होगा इसको कवर अप ही कहा जाएगा। लेकिन लोग देखें बात कर रहे हैं, इंडिया से बाहर भी लोग बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर भी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये कि इसको ओपनली इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें क्या मामला है क्या नहीं। लेकिन सीडीएस ने अगर अपॉइंट नहीं करते तो ये बड़ी अजीब से, बस सीनियर मोस्ट आदमी जो है उसके रिटायर होने का इंतजार किया जाएगा। और इस अरसे में जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उधर जो सिविलियन मिलिट्री साइड है उसके जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं यानी जो नंबर 2 पोजीशन में हैं वो काम करते रहेंगे नंबर 1 पोजीशन में, यानी 2 डिपार्टमेंट अलग रहेंगे, उनको ज्वाइन नहीं किया जाएगा। अब इस पूरी पोजीशन अगर मेरा ख्याल है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को करना चाहिए, उसकी वजह ये कि अदरवाइज तो वो रिफॉर्म्स का पूरा प्लान ही खत्म हो जाएगा। अगर ऊपर आप मरकज पे किसी सीडीएस को नहीं लेकर आ रहे अभी तक, और जो खबरें उनका मीडिया कह रहा है, तो उसके बाद तो इसका मतलब है कि वो जो पूरा रिफॉर्म्स था और जो थिएटर्स का जो प्लान था उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो सकेगी। और फिर ये भी इशू खड़ा होगा कि क्या लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है या यहाँ पे कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, कि वो कैपेबल हैं, कैपेबल नहीं है वो ये पोजीशन लेने के कि उनको सीडीएस बनाया जाए, तो उनको फिर आर्मी चीफ से उनको चेयरमैन जॉइंट कमेटी को बना दिया गया, जॉइंट सर्विसेज, तो वो ओहदा क्यों दिया गया, उनको सीडीएस क्यों नहीं बनाया जा रहा, और ये क्यों कहा जा रहा है कि अप्रैल के बाद अनाउंस होगा। तो ये जो ओहदा है ये खाली नहीं रखा जाता। फौज के अंदर कुछ ओहदे जो हैं वो
मतलब फौरी तौर के ऊपर उनके ऊपर एक एक्टिंग, लेकिन वो चूंकि उनको कोई एक्टिंग नंबर 2 नहीं था सीडीएस का, कोई डिप्टी सीडीएस नहीं था, वो पोस्ट खाली है। लेकिन उसके नतीजे में चूंकि एक उभाम पैदा हो रहा है और बॉर्डर्स के ऊपर मामलात और आगे पीछे, और अगर वो थिएटर्स का जो प्लान था उनका, उसको क्या फौज इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, क्या इश्यूज हैं। मेरा ख्याल है कि ये चूंकि उनका इंटरनल मामला है फौज का, लेकिन उनको करना चाहिए। ये जो अब खबरें आ जाई हैं ना कि ये अप्रैल तक रहेंगे और अप्रैल तक ऐसे ही रखा जाएगा, और कायम मकाम उनको, कायम मकाम भी नहीं बनाया एक्चुअली, सीडीएस की पोस्ट खाली रखी जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से कुछ ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से उभाम पैदा हो रहा है और इनको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। और ये जो मैंने आपसे बात की ना कि ये कमिंग डेज के अंदर ये इसी ये जो है ना विंटर, और इसमें जो वो एक उभाम सा है, ठीक है। आज नेटो की तरफ से बड़ी क्लैरिटी के साथ ये मैसेज गया है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। उनका एक बड़ा क्लियर मैसेज आज रशिया को गया है। लेकिन रशिया जो है वो क्या करता है, चाइना क्या करता है आने वाले दिनों में, पहला जो इशू पाकिस्तान के सामने वो ये है कि अफगानिस्तान की जो मीटिंग ओआईसी की है ये कामयाब हो जाए। कामयाब होने से मुराद ये नहीं होगा कि सारे मुल्क तस्लीम कर लेंगे, ये कोई ज़हन में नतीजा रहे। कोई मतलब है कि वहां पर उनको उनकी मदद की जाए माली तौर पे, और फिर जो इश्यूज हैं मुख्तलिफ मुल्कों को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी वहाँ पर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, या वहाँ पे ख़वातीन के आज़ादी इज़हार राय के इश्यूज हैं, मीडिया के इश्यूज हैं, जो भी इश्यूज हैं बाकी, तो वो सारे क्लियर हों। और उसके बाद फिर जो अफगान अवाम हैं उनके मसाइल हल हों, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन डिजास्टर जन्म ले रहा है, ठीक है ना। बस सर्दियाँ आ गई हैं और आज उन्होंने कहा है वैसे कि हम 2 महीने की सैलरीज दे रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो सारा ही डिपेंड अमेरिकन एड पे कर रहे थे ना, तो 70-80% तो अमेरिका उनको एड दे रहा था, तो एकदम से सारा उनका उन्हीं का पैसा ब्लॉक कर लिया बाहर। तो अब अच्छा है कि अमेरिका अगर उनको पैसे रिलीज कर रहा है और यूनाइटेड नेशंस भी, दीगर ममालिक आएंगे तो जाहिर है इस्लामी ममालिक देंगे और बाकी मुल्क भी देंगे यकीनन। इंडिया से आ रहा है, पाकिस्तान एड दे रहा है बहुत बड़ी तादाद में, पाकिस्तान से मदद जारी है, इंडिया से पाकिस्तान ने अलाउ किया हुआ है, चाइना ने, सब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, रशिया ने। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।